नमस्कार विद्यार्थियों और गुरुजनों। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे जंतुओं में हार्मोन, और वो भी किसमें? एनसीईआरटी क्लास 10th की। तो देखो एनसीईआरटी में क्या है, कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं उन्होंने, और अब वर्तमान में जो आरबीएससी की बुक चल रही है उसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। तो मैंने कहा था आपको कि एनसीईआरटी कंप्लीट करवाने के बाद मैं आरबीएससी के टॉपिक ले लूँगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए, अब बचे हुए टॉपिक भी आ जाएंगे। 10th लेवल का हम कुछ भी बकाया नहीं छोड़ेंगे। और जिसको और डिटेल में पढ़ना है, तो जब मैं नीट क्लासेस के लिए डालूं यही टॉपिक, या बीएससी फाइनल ईयर के लिए डालूं, तब वो आप देख सकते हैं। 10th लेवल पर इतना सफिशिएंट है। तो आइए फिर हम लोग शुरू करें, आ जाए। तो अभी मैंने ये एक चार्ट से लगभग ग्लैंड्स हैं वो दिखा दी हैं। मैं इनमें से सभी को एक एक करके अलग से दिखाऊंगा, अलग से उनके ऊपर अपनी बात कहूंगा कि किससे कौन सा हार्मोन बन रहा है। छोटे छोटे टॉपिक मैं बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा हम नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, सभी टॉपिक्स कवर जरूर कर लेंगे। ओके, आइए सबसे पहले देखें हाइपोथैलेमस। तो मैंने आपको बताया था भी, कुछ एक ग्लैंड्स, कुछ एक ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों पर कंट्रोल करता है कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और खुद पीयूष ग्रंथि पर भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस भी कुछ बनाता है और वो बनाकर देता है पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि उसके अनुसार कार्य करती है, मतलब ऑर्डर इससे आते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा कमांडर, सर्वोच्च कमांडर। इसने ऑर्डर दिया पीयूष ग्रंथि को, और पीयूष ग्रंथि ने ऑर्डर दिया कुछ अन्य ग्रंथियों को। ओके, तो अब देखो सबसे पहले बात करें हाइपोथैलेमस की। तो ये डायग्राम हम लोग पिछली पार्ट में पढ़ चुके हैं कि कैसा था हाइपोथैलेमस। तो मैं इसको जल्दी से यहां दिखा देता हूं दोबारा एक बार। यहां देखें जल्दी से, ये जो मैं ग्रीन कलर का बना रहा हूं, ये जो पार्ट ग्रीन कलर का मैंने जो दिखाया है, ये एक्चुअल में क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, यही है वो हाइपोथैलेमस है। और जो ये ब्लैक कलर का मैंने जो पार्ट दिखाया नीचे बचा हुआ सारा, तो ये सारा जो बचा हुआ पार्ट है, ये एक्चुअल में क्या है? ये पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को, ये अग्रभाग है, ये पश्च भाग है, अग्रभाग को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये पश्च भाग जो है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? दो प्रकार के केमिकल छोड़ता है और अग्र पीयूष ग्रंथि को दे देता है। ये दो केमिकल, एक केमिकल तो क्या करते हैं? हाइपोथैलेमस ने दो तरह के केमिकल छोड़े। किसके पास आए? अग्र पीयूष ग्रंथि के पास, यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के पास। और उनमें से एक केमिकल क्या करता है? अग्र पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करेगा दूसरे केमिकल बनाने के लिए, ताकि वो दूसरी ग्रंथियों को जाकर उत्तेजित करे। तो पहले ये इसको उत्तेजित करेगा और ये दूसरी ग्रंथियों को उत्तेजित करेगी। इसके बनाए केमिकल दूसरी ग्रंथियों को जाकर उत्तेजित करेंगे। तो इसने जो ये रसायन छोड़े हैं हाइपोथैलेमस ने अग्र पीयूष ग्रंथि के लिए, इसको उत्तेजित करने के लिए, उत्तेजित के लिए मैं प्लस लगा देता हूं, तो इसको बोलते हैं उत्तेजक कारक या मोचक कारक। उत्तेजक कारक या उत्तेजक हार्मोन भी बोल देते हैं इसको। और कुछ छोड़ते हैं इनको रोकने के लिए कि अग्र पीयूष ग्रंथि अब अपने हार्मोन बनाना बंद कर दे,
तो इसको रोकने के लिए भी कुछ पदार्थ छोड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं निरोधक कारक, निरोधक या संदमक, संदमक रोकने वाले, इनहिबिट करने वाले, इनहिबिटरी। ये होता है स्टिमुलेटिंग, बढ़ाने वाले, इंक्रीज करने वाले किसी चीज को। ओके, तो ये दो कारक छोड़ता है हाइपोथैलेमस, जो अग्र पीयूष ग्रंथि के पास आते हैं। और अग्र पीयूष ग्रंथि जो है एक हार्मोन तो खुद अलग से बनाती है, जो हड्डियों के पास जाते हैं, हड्डियों के पास, मांसपेशियों के पास, और उनकी लंबाई को बढ़ाते हैं, उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। और दूसरे जो हार्मोन है वो दूसरी ग्रंथियों को जाकर उनको उत्तेजित करते हैं। अब वृद्धि हार्मोन को एक और नाम से भी जाना जाता है सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। और इन्होंने किसके पास जाना है? इन्होंने जाना है हड्डियों के पास, मांसपेशियों के पास। तो हड्डी यानी अस्थि और पेशी, तो पेशियों के पास ये जाएंगे, उनकी लंबाई को बढ़ाएंगे। कौन? वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिन किसने बनाया? अग्र पीयूष ग्रंथि ने। अग्र पीयूष ग्रंथि को किसने उत्तेजित किया? हाइपोथैलेमस ने। क्या छोड़कर? उत्तेजक कारक छोड़कर, उत्तेजक हार्मोन छोड़कर। ओके, अब हाइपोथैलेमस से दो बने बनाए हार्मोन और आ रहे हैं, बने बनाए हार्मोन आ रहे हैं दो। और वो हार्मोन कहां जा रहे हैं? देखो गौर से, यहां से बने बनाए हार्मोन आते हैं, यहां से बने बनाए हार्मोन। और किसको प्राप्त हो गए? पश्च पीयूष ग्रंथि को। और पश्च पीयूष ग्रंथि ने इसको स्टोर करके रख लिया। बने कहां से? हाइपोथैलेमस से। बनकर आए कहां? पश्च पीयूष ग्रंथि के पास। पश्च पीयूष ग्रंथि ने इसको स्टोर करके रख लिया और आवश्यकता पड़ने पर उनको रिलीज कर देंगे, मुक्त कर देंगे। वो दो हार्मोन कौन से हैं? याद रखने हमें हैं। एक तो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है एडीएच। एडीएच हम उत्सर्जी तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका दूसरा नाम और होता है वैसोप्रोसिन, वैसोप्रोसिन। तो ये कहां से बने, कैसे बने, अभी बता देता हूं। देखो, ये हाइपोथैलेमस है, यहां से ब्लड की सहायता से, यहां भी एक बात है, ब्लड की सहायता से ये जो दो रसायन हैं, एक तो उत्तेजित करने वाला और एक रोकने वाला, वो आ जाते हैं किसके पास? यहां से दोनों किसके पास? अग्र पीयूष ग्रंथि के पास। और कुछ न्यूरॉन यहां इतने लंबे होते हैं, ये न्यूरॉन जो शब्द आ रहा है इसी चैप्टर में हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे क्या होता है न्यूरॉन। तो ये जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होता है न्यूरॉन, यहां कुछ न्यूरॉन इतने लंबे हैं इस तरफ हाइपोथैलेमस के, उन न्यूरॉनों के एक्सोन इतने लंबे हैं, एक्सोन, ये शब्द आ जाएंगे आगे, एक्सोन। कुछ न्यूरॉनों के एक्सोन इतने लंबे हैं कि बने बनाए हार्मोन लाकर छोड़ देते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि के पास। अग्र पीयूष ग्रंथि के पास छोड़ने के लिए तो उन्होंने ब्लड का सहारा लिया, यहां उन्होंने न्यूरॉन ही इतने लंबे हैं, उन्होंने ब्लड का सहारा नहीं लिया, खुद न्यूरॉन छोड़ने के लिए आ गए। वो दोनों हार्मोन कौन से थे? मैंने लिख दिए। न्यूरॉनों ने छोड़े, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉनों ने पश्च पीयूष ग्रंथि के पास। कौन से थे वो? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन का दूसरा नाम एडीएच। करते क्या हैं, जल्दी से देख लेते हैं अपने। ऑक्सीटोसिन का काम होता है, जो दूध बना हुआ है स्तन ग्रंथियों में, दूध जो बना हुआ है, बनाने का काम नहीं करता है। बनाने का काम यहां नीचे देखो ये लिखा हुआ हार्मोन, बनाने का काम तो ये करता है प्रोलैक्टिन। वो ऑक्सीटोसिन बने बनाए दूध को स्त्रावित करने का, मुक्त करवाने का काम करता है, बनाता नहीं है, निर्माण नहीं करता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं ये काम करता है दुग्ध स्त्रावण।
इसके अलावा जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो प्रसव के लिए, यानी बच्चे का गर्भाशय से बाहर आना, जन्म लेना बच्चे का, तो उस समय गर्भाशय की दीवारों में संकुचन करवाना होता है। तो वो काम भी यही करवाता है, कौन? ऑक्सीटोसिन। तो गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनमें क्या करवाता है? संकुचन, ताकि प्रसव हो जाए। ठीक है। अब ये एडीएच हार्मोन ये क्या काम करता है, डिटेल में हम पढ़ेंगे उत्सर्जी तंत्र में, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। यहां पर जैसे किडनी के अंदर हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यहां एक छोटा सा नेफ्रॉन बना रहा हूं मैं, छोटा सा नेफ्रॉन। उत्सर्जी तंत्र की इकाई, एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन, उनका काम होता है यूरिया को छानना। तो यूरिया के साथ साथ जो पानी जा रहा होता है, इसके अंदर से पानी जा रहा होता है, वो मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर निकलना होता है उसने, पानी ने। तो ये एडीएच क्या करता है, जो पानी जा रहा है इस नेफ्रॉन के अंदर से, देख लो भी, जो ये पानी जा रहा है यहां से यूं, तो उस पानी को क्या करता है, वापिस उठा लेता है, नेफ्रॉन से उठाकर और ब्लड में ले आता है। तो अपने यहां लिख दें कि यहां से किसको उठाया, पानी को, जल को, नेफ्रॉन से, और कहां ले आया, ब्लड में। तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर लें हम लोग, नेफ्रॉन, ये वाला नेफ्रॉन से जल का पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण, वापिस अवशोषित कर लिया, पुनर्अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, कहां ले आए, उस पानी को उठाकर ब्लड में ले आए। ओके, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट, तो अब यहां तक हो गया है, हाइपोथैलेमस ने 2 पदार्थ भेजे अग्र पीयूष ग्रंथि के पास, और 2 बने बनाए हार्मोन भेजे पश्च पीयूष ग्रंथि के पास, उनके काम पढ़ लिए। अब अग्र पीयूष ग्रंथि ने ये हार्मोन छोड़ा, वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, ये जाएगा हड्डियों के पास, मांसपेशियों के पास, उनकी लंबाई को बढ़ाएगा। इसकी कमी से बौना रह जाता है व्यक्ति, इसकी अधिकता से बचपन में कमी से बौना रह जाता है, बचपन में अधिकता से बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। अब एक हार्मोन और जा रहा है किसके पास, थायराइड ग्रंथि के पास। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए, किसको, थायराइड को, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड को उत्तेजित करने के लिए अग्र पीयूष ग्रंथि ने बनाया, गया थायराइड ग्रंथि के पास। थायराइड ग्रंथि क्या छोड़ती है, ध्यान दे, थायराइड क्या छोड़ती है, थायरोक्सिन, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग, थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए जो अमीनो अम्ल चाहिए, वो एक टायरोसिन अमीनो अम्ल का ही दोस्त है, यूं मान लो उसी का दोस्त है, उसका व्युत्पन्न है। तो इसलिए मैंने वहां सीधा बोल दिया कि टायरोसिन ही है, वास्तव में वो टायरोसिन का व्युत्पन्न, मतलब टायरोसिन से तैयार हुआ 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं हमारे शरीर में, उनमें से एक टायरोसिन भी है। तो टायरोसिन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न, उससे थोड़ा सा चेंज, उसके साथ आयोडीन आकर जुड़ गए, 4 आयोडीन एक अमीनो अम्ल से, तो बनता है थायरोक्सिन। क्या किया था इस थायरोक्सिन ने, इसने आधारीय उपापचयी क्रियाओं की दर को बढ़ाया था। इसके आने से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा से संबंधित जितनी भी उपापचयी क्रियाएं थी, उनकी स्पीड बढ़ गई थी। ऊर्जा उत्पादन ज्यादा होता है, ऊष्मा उत्पादन ज्यादा होता है, गर्मी लगती है। इसके अलावा आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है कि आरबीएससी नहीं, आरबीएससी तो बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, उनके निर्माण में भी सहायता करता है, ऐसा लिखा हुआ है वहां। ओके, चलो अब एक चीज जो छूट जाती है नॉर्मली, वो क्या है, ये थायरोक्सिन जो है, इसको बनने के लिए आयोडीन चाहिए, आयोडीन। अब आपको यहां बता दूं मैं कि इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी, कि एक हार्मोन और बनता है कैल्सिटोनिन नाम का, कैल्सिटोनिन।
उसको बनने के लिए आयोडीन नहीं चाहिए। तो कोई हमसे कहे कि क्या केवल आयोडीन वाला ही बनता है क्या? नहीं, केवल आयोडीन वाला हार्मोन ही नहीं बनता, आयोडीन रहित हार्मोन भी बनते हैं थायराइड ग्रंथि से। अभी अलग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और थायराइड के ये जो दो लोब हैं, पालियां हैं, इन दोनों पालियों के अंदर ये जो मैं ब्लू कलर के डॉट से बना रहा हूं, इसका नाम लिख लो एक बार बस अभी। तो इसका नाम है पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो अलग से देखते हैं इसको, पैराथायरॉयड को। अभी हाल फिलहाल एक और ग्रंथि की बात करें। ये ग्रंथि जो दी हुई है, ये जो ग्रंथि दी हुई है, इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल। इसके बारे में भी पिछले पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कि एड्रिनल ग्रंथि कहां होती है? किडनी के ऊपर। एक जोड़ी किडनी है तो ग्रंथियां भी एक जोड़ी ही हो जाएंगी। एड्रिनल ग्रंथि की जब कटिंग काटी जाए, काट कर देखें हम उसको, तो क्या पाएंगे कि एड्रिनल ग्रंथि में दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला, ये जो दिख रहा है अपने को, ये वाला बाहर वाला, ये बाहर वाले को बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स। अंदर वाले को बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला। बाहर वाले को कोर्टेक्स, अंदर वाले को मेड्यूला। कोर्टेक्स जो भाग है उसके ऊपर अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोन आते हैं और उसको कहते हैं भाई नए हार्मोन बनाओ, उत्तेजित हो जाओ। तो कोर्टेक्स भाग एक हार्मोन बना डालता है, उसका नाम है एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन बना दिया किसने? कोर्टेक्स ने। किसके कोर्टेक्स ने? एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स ने। किसने उत्तेजित किया? अग्र पीयूष ग्रंथि के हार्मोनों ने। ठीक है, नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, वैसे नाम होता है ACTH, नहीं लिख रहा हूं, बोल के भी लिख दिया मैंने। तो आपको याद रहे तो ठीक है 10th लेवल पे, नहीं तो रहने देना। नाम याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए नहीं लिखना चाहता था। तो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ये हार्मोन आया, उसने एड्रिनल के कोर्टेक्स, केवल कोर्टेक्स, मेडुला नहीं, कोर्टेक्स को उत्तेजित किया। कोर्टेक्स ने बनाया एल्डोस्टीरोन। क्या? एल्डोस्टीरोन। ये एल्डोस्टीरोन क्या करता है? जैसे ये एडीएच क्या करता था? पानी उठाता था वहां से। क्या? पानी। ये एल्डोस्टीरोन क्या करेगा? उन नेफ्रोनों में से आयंस उठाएगा। क्या उठाएगा? आयंस उठाएगा। अब बात करें मेडुला की। किसकी? मेडुला की। ये जो मेडुला भाग है एड्रिनल ग्रंथि का, इस मेडुला के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। अग्र पीयूष ग्रंथि का कुछ नहीं भेजेगा, ये सीधा तंत्रिका तंत्र के अंडर में है। ठीक, अब मेडुला से दो हार्मोन बनते हैं। पिछली क्लास में आपने एक पढ़ा, एनसीईआरटी ने एक लिखा तो एक पढ़ाया, आरबीएससी कह रही है कि भी दोनों पढ़ाओ, दोनों लिख देता हूं। एक तो था एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, ट्रिपल एफ हार्मोन, संकटकालीन परिस्थितियों में स्त्रावित होने वाला हार्मोन। इसका दूसरा नाम सुन लें, लिखूंगा नहीं, वहां जगह कम बच रही है इसलिए। इसको बोलते हैं एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन। दूसरा हार्मोन नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन। इसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, तो इसका नाम नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनलिन ने क्या कार्य किए थे? जो कार्य एड्रिनलिन ने कर दिए, जरूरत पड़ी उसने कर दिए। सारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड सप्लाई तेज हो रही है अधिकांश भागों में, सारे में नहीं, अधिकांश भागों में। तो बाद में सारे को रिलैक्स करना है, तो ये नोर एड्रिनलिन स्त्रावित होगा, बाद में उसको रिलैक्स करेगा। जैसे एक ने आंख की पुतलियों को फैला दिया तो दूसरा क्या करेगा? उसको संकुचित, रिलैक्स करवाएगा। ओके, तो ये हो गए एड्रिनल ग्रंथि की बात। अब ले लेते हैं हम लोग हार्मोन आगे। यहां अग्र पीयूष ग्रंथि से आया है MSH, MSH, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन उत्तेजक हार्मोन। ये क्या काम करता है? अभी करेंगे हम लोग इसके बारे में चर्चा कि इसने क्या करना है। ठीक है, इस MSH
ने क्या करना है, ये जो पीनियल ग्रंथि मैंने यहां लिखा है, ये देखो पीनियल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के जस्ट पास में पीछे की तरफ पड़ी होती है, ये पीनियल ग्रंथि छोटी सी। तो पीनियल ग्रंथि का जो हार्मोन है उसके जस्ट उल्टा काम करेगा एमएसएच। इसको अगले पेज पे ले लेंगे हम लोग हैं। ये एफएसएच और एलएच ये दोनों जाते हैं किसके पास, वृषणों के पास भी और अंडाशय के पास भी, वृषण और अंडाशय के पास। वहां जाकर वृषण में तो क्या निर्माण होता है आपको मालूम ही है कि शुक्राणुओं का निर्माण होगा, और अंडाशय के अंदर क्या बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। तो ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि एफएसएच तो क्या करवाएगा, वहां जाकर पहले ग्रेफियन फॉलिकल बनवाएगा, अंडाशय में ग्रेफियन पुटक बनवाएगा एफएसएच, और एलएस क्या करवाएगा, एलएस जो है अंडाशय के अंदर फॉलिकल ग्रेफियन पुटक को तोड़ेगा, उस ग्रेफियन पुटक को तोड़ेगा और उसमें से अंडाणु मुक्त करवाएगा, कौन, एलएच। और ये एफएसएच और एलएस वृषण में क्या करते हैं, तो ये वृषण में जाकर क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करवाते हैं। तो शॉर्ट में लिख देते हैं अपने कि वृषण में जाके तो क्या करना है, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनवाना है, ठीक है। अंडाशय में जाके क्या करना है, इन्होंने एक तो एस्ट्रोजन बनवाना है, ग्रेफियन पुटक बनेगा तो एस्ट्रोजन अपने आप बन जाएगा, ग्रेफियन पुटक बनता जाएगा, एस्ट्रोजन बनता जाएगा, ग्रेफियन पुटक बनवाएगा एफएसएच, और बाद में एलएच आएगा, पुटक को तोड़ेगा तो अंडाणु बाहर, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, ग्रेफियन पुटक का कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम क्या छोड़ेगा, प्रोजेस्ट्रोन, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन ये दोनों हार्मोन बनने वाले हैं अंडाशय से। इसके बाद प्रोलैक्टिन की बात की थी, तो प्रोलैक्टिन मैंने अभी बताया आपको। ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है, दूध को स्रावित करवाता है, निकलवाता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये दूध बनवाता है, दुग्ध यानी दूध निर्माण, दूध का निर्माण करवाता है। तो इसने दूध बनवा दिया स्तन ग्रंथियों में और उसने उस बने हुए दूध को निकलवा दिया, ठीक है। अब आगे अग्नाशय ग्रंथि, ये एक मिश्रित ग्रंथि थी, क्या थी, मिश्रित, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों का कार्य करती थी। पेंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है। तो इसके बारे में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। मैं एक बार साइड में लिख लेता हूं, मैं बाद में भूल जाऊंगा कि मुझे डिटेल में किस किस को बताना है। एक तो मेरे को बताना है थायराइड के कैल्सिटोनिन हार्मोन को, तो यहां लिख लेते हैं थायराइड, ठीक है। और एक मेरे को बताना है इनके बारे में, पैराथायराइड के बारे में, और मेरे को एक इनकी चर्चा हो चुकी थी, एक एमएसएच के बारे में और बताना है, और एक अग्नाशय के बारे में बताना है, और एक थोड़ा सा थाइमस और एक पीनियल के बारे में। ये मैंने साइड में लिख लिए हैं, इन पे चर्चाएं नहीं हुई थी एनसीईआरटी सिलेबस में, तो आज थोड़ी सी चर्चाएं इन पे भी हम लोग कर लेंगे हैं। तो अभी यहां देखें, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, इससे इंसुलिन बना था, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। थाइमस ये कहाँ होती है, स्टर्नम हड्डी के नीचे और हार्ट के ऊपर, इससे थाइमोसिन हार्मोन बनता है। प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उत्तरदायी है, उसकी मजबूती के लिए उत्तरदायी है थाइमस। और फिर पीनियल लैंगिक जैविक घड़ी भी बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल सेक्सुअल क्लॉक। क्या है ये बातें, अभी इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ओके। तो आइए देखिए, बात करें हम लोग, ये पहली ग्रंथि मैंने बनाई है थायराइड ग्रंथि है। तो मैं जानता हूं कि ये हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर, हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिए थे किसको, अग्र पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर दिया हाइपोथैलेमस ने। इसके ऑर्डर किसके पास आए, थायराइड के पास, ये थायराइड है। अब
थायराइड से एक हार्मोन तो बन गया था थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन था जिसके पास एक अमीनो अम्ल था टायरोसिन का व्युत्पन्न। ये अमीनो अम्ल है टायरोसिन का व्युत्पन्न। इस अमीनो अम्ल से जुड़े हुए थे 4 आयोडीन। तो अब इस पूरी संरचना को बोलते हैं कि ये क्या है, ये थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन का काम क्या था, आधारीय उपापचयी क्रियाओं की दर में तेजी लाना। आधारीय उपापचयी क्रियाओं की दर में तेजी लेके आना। ये तो पढ़ चुके थे हम लोग हैं। अब मैंने कहा यहां ये जो पालियां हैं दोनों, क्या है ये पालियां, थायराइड ग्रंथि की 2 पालियां होती हैं, दोनों जिस संरचना से जुड़ी होती है ये संरचना, इसको बोलते हैं इस्थेमस। दोनों पालियों के अंदर एक एक जोड़ी पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। क्या होती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। अब अगर हम लोग इस थायराइड ग्रंथि की कटिंग काटें, मान लो ये कटिंग काटी है इसकी, तो कटिंग में क्या मिलेगा हम लोगों को, यूं कुछ कोशिकाओं का झुंड मिलेगा, उनके बीच में खाली, थायराइड ग्रंथि की कटिंग काटें थायराइड की, तो यहां कुछ कोशिकाओं का, कुछ पुट्टिकाएं बोलते हैं, उनका झुंड मिलेगा। उन्होंने तो बनाना है ये थायरोक्सिन। साथ में कुछ छोटे छोटे सेल और मिलेंगे, ये ब्लू कलर वाले। ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्सीटोनिन। कुछ बुक्स इसको लिखती है थायरोकैल्सीटोनिन, तो मैं थायरो लिख देता हूं, थायरोकैल्सीटोनिन। इस थायरोकैल्सीटोनिन का काम क्या है, इसका काम देखो क्या है, इसका काम है रुधिर में, ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटाना। कैसे घटाते हैं अभी देख लेते हैं। तो मतलब थायराइड के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक ने तो थायरोक्सिन बनाना है और एक ने कैल्सीटोनिन बनाना है। और कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसमें आयोडीन नहीं लगा हुआ, यह बात याद रखनी है। ये थायरोक्सिन को बनने के लिए आयोडीन चाहिए और इसको बनने के लिए आयोडीन नहीं चाहिए। ओके, और आयोडीन नहीं मिलता था तो थायरोक्सिन नहीं बनता था, थायरोक्सिन नहीं बनता था तो कौन सा रोग होता था, घेंगा, गलगंड। यहां बात अलग है, इसमें आयोडीन चाहिए ही नहीं। ओके, अब इस ग्रंथि की बात करें, ये पैराथायरॉयड ग्रंथि मैंने यहां लिख दिया। पैराथायरॉयड का काम क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा काम होता है। ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, तो ये ब्लड में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैसे होता है ये काम, अब देख लो इसको गौर से हैं। ये माना, ये मैंने हड्डी बना दी एक, क्या बना दी, हड्डी, अस्थि हड्डी, ठीक है। हड्डी के सेंटर में तो बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा, उससे कोई लेना देना नहीं है अपना, है। अभी ये सेंटर में छोड़ो, ये तो बोन मैरो है, ये बाहर जो है यहाँ कैल्शियम और फास्फेट लगाया हुआ है। हड्डी बनने में कैल्शियम और फास्फेट होता है, मेन बात करेंगे हम कैल्शियम की है। तो कैल्शियम यहां लगा हुआ है हड्डी में, ये है हड्डी यानी अस्थि। यहां इसके बगल में मैं बना लेता हूं एक रुधिर वाहिनी। अस्थि के बगल में मैंने बना ली एक रुधिर वाहिनी, ब्लड वेसल। रुधिर वाहिनी है तो जाहिर सी बात है ब्लड तो होगा ही उसके अंदर, है। अब देखो, जैसे ही ये हार्मोन आया, कौन सा, पैराथायरॉयड का, तो यहां मैंने लिखा नहीं, पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन बनता है, मैं लिख देता हूं, पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन बनता है उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड
पैराथार्मोन या पैराथायरोक्सिन, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है। ये हार्मोन ने ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाया था। कैसे बढ़ाया था? तरीके 3 होते हैं, 10वीं के लेवल पर एक ही बता रहा हूं। ये हार्मोन जैसे ही आता है, ये हार्मोन जैसे ही आता है, ये हड्डी से कैल्शियम उतारना शुरू कर देता है। हड्डी से कैल्शियम उतार के और ले जाता है ब्लड में, ये कैल्शियम। तो मतलब हड्डियों को खोरना शुरू कर दिया, खरोंचना शुरू कर दिया। किसने? इस पैराथार्मोन ने। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये काम किसने किया? ये काम किया पैराथार्मोन नाम के हार्मोन ने। पैराथायरॉयड ग्रंथि ने उसको बनाया है। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा, कैल्शियम इधर हड्डी से निकल कर ब्लड में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसकी बात करें कैल्सिटोनिन की, इसकी थायरोकैल्सिटोनिन की। ये आया, ये क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को घटाता है। घटाता है यानी उसका जस्ट अपोजिट काम कर रहा है। अपोजिट कैसे? देखो, ये ब्लड वाले कैल्शियम को ले जाकर हड्डियों पर चिपकाता जाएगा। तो अब कैल्शियम देखो हड्डियों के ऊपर चिपकता जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस बनाकर चलते हैं, कम ज्यादा नहीं होने देते। एक बैलेंस, जब कैल्शियम की जरूरत ब्लड में ज्यादा है, ब्लड से जाकर मांसपेशियों में जाए, मांसपेशियों में संकुचन करवाना है, काम करवाना है, तो ब्लड में चला जाएगा। और जब वहां आवश्यकता नहीं है तो वापिस इधर आ जाएगा। तो ये दोनों मिलजुल के भाई भाई की तरह काम करते हैं। ओके, हाँ, अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा, पैराथार्मोन की, महिलाओं में हो जाता है ऐसा, अक्सर देखा गया है कि जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए, अब आप सोचो, खुद सोचो, पैराथार्मोन ज्यादा हो गया, कैल्शियम फिर उधर ही उधर जाएगा, तो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जगह जगह छेद निकल जाएंगे, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी। उसको बोलते हैं अस्थि छिद्रता, हड्डियों में छेद हो जाना, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो ठीक है स्टूडेंट। तो थायरोक्सिन के अलावा जो हार्मोन बचा हुआ था थायराइड ग्रंथि का, वो बता दिया मैंने, और साथ ही पैराथायरॉयड ग्रंथि का हार्मोन बता दिया। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसको उतार लें आप लोग। फिर हम लोग अब बात करें एमएसएच और पीनियल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, इनकी बात कर लें। ओके, तो आइए, ये अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि, अग्रपीयूष ग्रंथि ने बना दिया है एमएसएच, एमएसएच। तो एमएसएच हार्मोन मैं बता रहा हूं कि पीनियल ग्रंथि के हार्मोन के विपरीत काम करता है। तो पीनियल क्या करता है, अभी देखें, मस्तिष्क का रफ चित्र मैं बना रहा हूं। मस्तिष्क में एक संरचना आप पढ़ेंगे, थैलेमस, थैलेमस, थैलेमस के साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये, और ऐसे ही यहां पीछे की तरफ जुड़ी हुई दूसरी ग्रंथि, ये पीनियल, पीनियल, ये पीयूष ग्रंथि, क्या? पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पूरा मस्तिष्क था, ये चीज मस्तिष्क के अंदर होती है, ब्रेन में। तो पीयूष ग्रंथि ने छोड़ा एमएसएच, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन या मेलेनिन उत्तेजक हार्मोन। और पीनियल ने क्या छोड़ा, ये पीनियल, पीनियल, तो पीनियल ने क्या छोड़ा, इसने छोड़ा मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन। पीयूष ने एमएस छोड़ा और उसने मेलेटोनिन छोड़ा, पीनियल ने। क्या करने वाले हैं देखो, अपने
स्किन पर जो त्वचा पर जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर, हालांकि ये जो प्रभाव है ये मनुष्य में तो नहीं दिखता, दूसरे जंतुओं में दिखता है, दूसरे कशेरुकी जंतुओं में। लेकिन इसको समझ लें आप एक बार कि जो त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, त्वचा की, दूसरे जंतुओं की बात कर रहा हूं, ये उन कोशिकाओं में ये काले रंग के डॉट भरे हुए हैं, वर्णक भरे हुए हैं। इनका नाम है मेलेनिन वर्णक। मेलेनिन वर्णक। कौन से वर्णक? मेलेनिन। ये मेलेनिन जो वर्णक है अभी ये सेंटर में इकट्ठे हैं त्वचा कोशिकाओं में। कौन सी कोशिका में? त्वचा कोशिका में। मेलेनिन वर्णक ब्लैक कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं। जिस आदमी में जितने ज्यादा होंगे, जिस व्यक्ति में जितना मेलेनिन ज्यादा कोशिकाओं में, वो उतना ही काला दिखेगा। वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर देखे होंगे आपने, उनकी तरह। और जिनमें जितना कम होगा वो उतने ही गोरे होते दिखेंगे आपको, हैं। तो मेलेनिन वर्णक अभी सेंटर में इकट्ठा है और यहां मैं कोशिका बना रहा हूं। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये मेलेनिन को फैला दिया मैंने पूरी कोशिका में। अब देखो, जब ये मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन आता है, ये क्या करता है, ये मेलेनिन वर्णकों को फैला देता है। तो ये मेलेनिन पूरी कोशिका में फैल गए और पूरी कोशिका अब काली काली दिखनी शुरू हो जाएगी। यानी पहले उस त्वचा कोशिका का रंग जो था वो लाइट था, हल्का था। अब वो फैलने के कारण वो रंग गहरा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। कोशिका डार्क कलर की दिखाई देगी इसकी वजह से, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन या मेलेनिन उत्तेजक हार्मोन की वजह से। अब ये आए, ये जस्ट उल्टा काम करेगा उसका। ये क्या करेगा, इन मेलेनिन वर्णकों को फैले हुए जो हैं उनको संकुचित करवा देगा, सेंटर में इकट्ठा करवा देगा ताकि वो इकट्ठे हो जाएं। अब देखो यहां से जगह खाली हो गई। अब काला भाग तो एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गया सारा, बाकी अब गोरा गोरा बच गया। तो यानी ये कोशिका जो है वो अब थोड़ी उसकी तुलना में थोड़ी हल्की लाइट कलर की दिखनी शुरू हो जाएगी। ओके, ये कार्य होते हैं इन दोनों के एक दूसरे के विपरीत। अब एक काम और करता है मेलेटोनिन हार्मोन, एक काम और करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हमारे शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, या लैंगिक जैविक घड़ी भी बोलते हैं। लैंगिक जैविक घड़ी। एक चीज मैं दोबारा बता दूं, ये जो रंगों का फैलना, मेलेनिन का, त्वचा का गहरा होना, ये हम लोगों में नहीं होता है। जो रंग बदल सकते हैं जो जंतु, उनमें होता है, मेंढकों वगैरह में है। अब लैंगिक जैविक घड़ी और जैविक घड़ी का क्या अर्थ है, इसको समझो आप। देखो, हम लोग रात को जागे, कभी किसी दिन जागना पड़ गया सारी रात, और दिन में सो लिए हम लोग, और हम सोचें कि दिन में सो लें और रात को जागते रहें, तो आप ऐसा करके देखना, आपको अच्छा फील नहीं होगा। आपकी सारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगी। इसको बोलते हैं जैविक घड़ी डिस्टर्ब हो जाना, कि हम लोगों को कब जागना है, कब सोना है। रात को 10-11 बजे सो गए, सुबह 5 बजे 4 बजे उठ गए, तो एक बढ़िया नींद ले ली, तो दिन में हम लोग अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये कब जागना है हम लोगों को, कब सोना है, ये सारी चीज़ें ये तय करता है मेलेटोनिन हार्मोन, जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। अब लैंगिक जैविक घड़ी का क्या मतलब है? लैंगिक जैविक घड़ी का मतलब किस एक विशेष आयु में आकर उसको मैच्योर होना है, सेक्सुअली मैच्योर होना है, लैंगिक जनन करने के लिए मैच्योर होना है। ठीक है, वो सब इसके नियंत्रण में होता है। जैसे पक्षियों के अंदर एक विशेष मौसम में आकर वो अंडे देने लगते हैं, जनन करने लगते हैं, तो उनको घोंसले बनाना है। घोंसले बनाने की प्रेरणा कहाँ से आती है, वो यही हार्मोन सिखाता है उनको। ओके, ठीक है। तो अब बात रहेगी एक अग्नाशय के कुछ टॉपिक की और एक थाइमस के कुछ टॉपिक की, उस पर और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, हैं।
देखिए मैंने ये एक अग्नाशय बनाया है और पीयूष ग्रंथि का इसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। वहाँ पिछले टॉपिक के अंदर मैंने एक एरो बना दिया था पीयूष ग्रंथि से अग्नाशय की तरफ, उसका मतलब ये मत निकाल लेना कि इसके ऊपर कोई पीयूष ग्रंथि कुछ भेज रही है, ठीक है। इसका प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है पीयूष का इसके ऊपर। अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय के अंदर आप यूं मान लो कि ये मिश्रित ग्रंथि थी, मिश्रित मिक्स। मिश्रित का मतलब इसमें बहिस्त्रावी भाग भी था और अंतःस्त्रावी भाग भी था, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भाग थे। तो बहिस्त्रावी के रूप में आप यूं मान लो कि ये एसिनी है। क्या है? एसिनी। ये एसिनी क्या करेंगे? ये पाचक रस बनाएंगे जिसका नाम है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस ग्रहणी में जाएगा और वहां प्रोटीनों का पाचन करेगा। साथ में यूं मान लो कि ये कुछ ग्रुप है, ये इनमें कोशिकाएं हैं अल्फा, बीटा और डेल्टा। यहां दो की चर्चा करेंगे। इस ग्रुप को बोलते हैं, साइड में लिख देता हूं मैं, कि ये जो ग्रुप है कोशिकाओं का जो झुंड है, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं इसको। इसके अंदर कुछ मान लो अल्फा है और कुछ मान लो इसके अंदर बीटा है। बीटा के बारे में हमने पढ़ लिया था, बीटा कोशिकाओं के बारे में। बीटा कोशिकाएं, अल्फा कोशिकाएं। इन बीटा कोशिकाओं ने एक हार्मोन बनाया था इंसुलिन, और इन अल्फा कोशिकाओं ने भी एक हार्मोन बनाना है जिसका नाम लिख लेते हैं अपने। अल्फा कोशिकाओं ने भी एक हार्मोन बनाना है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। इसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना, और इसका काम होता है ब्लड में, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं ना, इसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज के स्तर को घटाना। तो इस बात को समझने के लिए पहले एक चीज जान लें हम लोग हैं। माना ये ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये मैंने जो बना रहा हूं एक एक गोला, ये एक एक गोला ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। प्रत्येक गोला ग्लूकोज मान लो। आगे चलकर क्या हुआ, ये एक दूसरे से जुड़ते चले गए, एक दूसरे से अब जुड़ गए हैं, बॉन्ड बन गए इनके बीच में, यूं मान लो। जब खूब सारे ग्लूकोज जुड़ गए, अब जो संरचना प्राप्त हुई अपने को, ये वाली, इसको बोलते हैं कि ग्लाइकोजन है। ये बन गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अब उल्टा करूं, ग्लाइकोजन में से सारे बॉन्ड तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं सबको, तो सब अलग अलग होते ही क्या कहलाएंगे? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज। ये ऐसा ही है जैसे मोतियों, एक सिंगल मोती, खूब सारे मोती को मैं माला में बांध दूं तो माला बन गई। धागे से बांध दिया तो मोतियों को धागे से बांध दिया तो माला, अलग अलग कर दिया तो वो मोती। मोतियों की माला और मोती हो गए ग्लूकोज, मोतियों की माला हो गई ग्लाइकोजन। ओके, तो अब यहां आप देखें, ये कुछ एक बना देता हूं मैं यहां, ग्लूकोज और यहां ये आपस में अटैच हो गए,
जुड़ गए तो ये बन गया ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। तो अब ये काम कैसे होता है देखो, यहां ये ब्लड वेसल रुधिर की नाड़ी है, रुधिर के अंदर होते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ठीक है, लिख लेते हैं यहां। ये तो है साहब रुधिर वाहिनी, और रुधिर वाहिनी में ये ग्रीन कलर वाले कौन हैं, ये हैं ग्लूकोज। अब यहां मैं बगल में बना रहा हूं लीवर, ये पित्ताशय, ये लीवर बना दिया मैंने। लीवर में मैं क्या दिखा रहा हूं कि ये ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं। ये मैंने बनाया लीवर, यकृत, और यहां लीवर में ये ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोला, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। अब अगर मैं कहूं कि मेरे पास आया इंसुलिन, सबसे पहले ये इंसुलिन, ये आ गया साहब। इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, यानी ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल गए, लीवर में चले गए, यानी इसमें ग्लूकोज अब कम हो गए क्योंकि ये ग्लाइकोजन बनके उधर सेट हो गए, तो इसमें ग्लूकोज कम हो गए, इसीलिए लिखा कि ग्लूकोज के स्तर को घटाता है। अब अपने कहें कि ये आया कौन, ग्लूकेगोन, ये आया मान लो ग्लूकेगोन, तो ग्लूकेगोन आया, यहां लिख लेते हैं ग्लूकोन, तो ये आया ग्लूकेगोन, तो ये रिवर्स काम करता है, ये ग्लूकेगोन हार्मोन, ये क्या करता है, उस ग्लाइकोजन के बंधों को तोड़ देता है और ग्लूकोज बना देता है, और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आ जाएंगे। तो ग्लाइकोजन टूटा, यानी ग्लाइकोजन तो कम हो गया, ग्लूकोज बने, ग्लूकोज ब्लड में आ गए, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इंसुलिन ने तो क्या किया था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया था, और ग्लूकेगोन क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन से वापिस ग्लूकोज। यहां फिर देख ले, इंसुलिन आया, क्या किया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया, और ये ग्लूकेगोन आया, इसने क्या किया, ग्लाइकोजन से वापिस ग्लूकोज बना दिया। ठीक है, तो कैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटता है, कैसे बढ़ता है, बात समझ में आ गई होगी आपको। जब ग्लाइकोजन बन जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज घट गए, और जब ग्लाइकोजन टूटता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, और दोनों मिलके काम करते हैं भाई की तरह। और इंसुलिन जो है, अगर ये नहीं बन रहा है किसी व्यक्ति में, तो मैंने बताया उसको शुगर हो जाता है, आम भाषा में कहते हैं शुगर हो जाना, यानी डायबिटीज हो गया है उसको, व्यक्ति को डायबिटीज, हिंदी में बोले तो मधुमेह रोग, और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में बोले तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कि उसको डायबिटीज मेलिटस हो गया। क्या हो गया, डायबिटीज मेलिटस। स्वामी विवेकानंद को भी शुगर हुआ था, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस। और एक डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरा और होता है एक डायबिटीज, लिख देता हूं साइड में कहीं, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ये वो जो एडीएस था ना, एडीएस एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएस हाइपोथैलेमस ने बनाया, पश्च पीयूष ग्रंथि में स्टोर हुआ था, हाँ उसकी वजह से। ओके, तो डायबिटीज मेलिटस जिसको हो गया, मान लो मेरे में इंसुलिन नहीं बन रहा है, इंसुलिन नहीं बन रहा है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बन रहा, ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है यानी वहां फूड स्टोर नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं भोजन संचित हो जाना। ग्लाइकोजन का बढ़ना भोजन संचित हो जाना बोलते हैं उसको, स्टोर फूड। तो इंसुलिन बढ़ा ही नहीं तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन नहीं बना, तो ग्लूकोज का ग्लूकोज रह गया,
तो ग्लूकोज रह गया तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। इंसुलिन बनता तो उधर ले जाता, लेकिन अब ये तो बना नहीं, तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, तो वो ग्लूकोज जो ब्लड में बढ़ गया है वो यूरिन मूत्र के साथ भी थोड़ा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो उसी रोग को हम लोग बोल रहे हैं कि डायबिटीज हो गया है, शुगर हो गया है। और उस रोग में आपने देखा होगा कि पेशेंट जो होते हैं, मरीज होते हैं, उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के, और कोई इलाज ही नहीं है। और उनके विशेषकर चोट का भी ध्यान रखना पड़ता है, घाव भरते नहीं है, चोट लग जाती है तो इंसुलिन आर्टिफिशियल बने बनाए इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के अंदर। तो इसीलिए बोला जाता है कि योगा करें, व्यायाम करें, खुश रहें, मौज करें, इसीलिए बोलते हैं सुरेंद्र सर। ओके, हाँ, और जिसको हो जाए डायबिटीज़, कोई विशेष डरने की ज़रूरत नहीं है, घबरा जाओ भाई डायबिटीज़ हो गया है। ठीक है, प्रिकॉशन रखते रहो। और वो सुना होगा आपने कि मीठा खाने से शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। नहीं, मीठा खाने से नहीं होता है। हाँ, डायबिटीज़ हो गया है तो मीठा नहीं खाना है। डायबिटीज़ मेलिटस, ये मधुमेह हो गया तो मीठा नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? कि मीठा यानी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तो ऑलरेडी ब्लड में ज़्यादा है, आप और खाओगे और बढ़ जाएगा वो, तो तब नहीं खाना है। ठीक है, और जब तक नहीं है तब तक खूब रसगुल्ले चीनी में भिगो भिगो कर खाओ, आप दूध में भिगो भिगो कर, मीठा कर करके खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गई है हम लोगों के द्वारा अग्नाशय की बात। अग्नाशय टॉपिक, जो टॉपिक छूट गया था उसमें ग्लूकेगोन का वर्णन नहीं था। छूटने का मतलब ये नहीं है कि मैंने छोड़ दिया था, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं था वो। ओके, अब रह गया है आखिरी टॉपिक, क्या? ये थाइमस। थाइमस ये उतार लें आप लोग। देखिए, ये मैंने एक ग्रंथि बनाई है, थाइमस। थाइमस, यहां से एक हार्मोन स्रावित होता है इस ग्रंथि से, इसके अंदर, जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन ये हार्मोन स्रावित होता है। ओके, ये एक्चुअल में करता क्या है? ये थाइमोसिन ये टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करता है। टी लिम्फोसाइट को परिपक्व, अब ये क्या चीज आ गई भाई, ये देखें। और टी लिम्फोसाइट परिपक्व होगी तो क्या होगा, परिपक्व नहीं हो तो क्या होगा, इसको समझते हैं। ये मैंने बना दी हड्डी, बोन, हड्डी। हड्डी के अंदर आप जब जंतु तक पाठ पढ़ोगे आगे बड़ी क्लास में, तो वहां पता चलेगा कि हड्डी जो बनी होती है, इसके अंदर सारा भाग जो है वो यूं मजबूत नहीं होता है, अंदर से नरम भाग भी होता है। यहाँ नरम उत्तक होते हैं बीच में, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अपने रुधिर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये नाम सुने होंगे आपने, मैं लिख भी देता हूँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब के सब कहाँ से बनते हैं? ये बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से बनती हैं ये कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में से भी डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। किसका प्रकार? डब्ल्यूबीसी का। वो डब्ल्यूबीसी बनने के बाद, बनी तो यहाँ बनती सभी यही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लेकिन बनने के बाद वो थाइमस में चली जाती है एक डब्ल्यूबीसी। थाइमस में चली जाती है एक डब्ल्यूबीसी, एक डब्ल्यूबीसी। उस डब्ल्यूबीसी का नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बनने के बाद थाइमस में पहुंच गई। यहां वो लिम्फोसाइट परिपक्व होगी, मैच्योर। कौन सा हार्मोन उसको परिपक्व करेगा? थाइमोसिन। तब यहां परिपक्व हुई किसमें? थाइमस में। देखो ये नाम थाइमस, टी, थाइमस, तो उसके नाम पे ही उस लिम्फोसाइट का नाम पड़ गया टी लिम्फोसाइट। एक बी और होती है, वो यहीं बनती है और यहीं परिपक्व हो जाती है, उसकी बात नहीं करेंगे हम अभी। तो टी लिम्फोसाइट बनने के बाद थाइमस में आई, थाइमस में परिपक्व हो गई, तो उसका नाम क्या पड़ गया? टी लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट थाइमस में आई, थाइमस में परिपक्व हुई थाइमोसिन हार्मोन की वजह से, उसका नाम क्या पड़ गया? टी लिम्फोसाइट।
ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है, ये एंटीजन को मारती है। किसको मारती है? एंटीजन को नष्ट करती है, उसको खत्म करती है। एंटीजन कौन? रोगाणु जो शरीर में घुस गए हैं, उन रोगाणुओं को मारती है ये लिम्फोसाइट। अब सोचो, अगर ये लिम्फोसाइट नहीं परिपक्व हुई होती तो रोगाणु नहीं मरते, तो एंटीजन नहीं मरते। इसको परिपक्व किसने किया? थाइमोसिन ने। थाइमोसिन नहीं बनता तो ये परिपक्व नहीं होते, परिपक्व नहीं होती तो एंटीजन खत्म नहीं होते, तो हम रोगी हो जाते, तरह तरह के रोग लग जाते हमारे को। ठीक है, एक विशेष रोग आगे बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, स्किड, आगे चर्चा करेंगे। एड्स के जैसा ही है स्किड। अब ये थाइमस है कहाँ? ये थाइमस जो हमारी ये हड्डी होती है यहाँ, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम हड्डी के नीचे और हृदय के ऊपर, लिख देता हूं साइड में, स्टर्नम अस्थि के नीचे व हृदय के ऊपर ये होती है। ओके, ये जब जन्म लेते हैं उसके बाद काफ़ी समय तक, वयस्क अवस्था तक इसका साइज है वो काफ़ी बड़ा रहता है, मतलब जितनी बड़ी है उस साइज का रहता है ये थाइमस। और बाद में, उसके बाद वयस्क अवस्था के बाद इसका साइज धीरे 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 छोटा होने लग जाता है। छोटा होने लग गया, इसका मतलब अब शुरुआत हो गई है जीर्णता। जीर्णता यानी बुढ़ापा आना। तो धीरे धीरे रोगों से लड़ने की ताकत घटती जाएगी, बिल्कुल वृद्ध हो गए, बिल्कुल छोटी होकर लुप्त होने को हो जाएगी ये। तो वहाँ रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, लगभग टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। हालांकि वीडियो ज़रूर बड़ा बन गया होगा, लेकिन अब निश्चिंत रहें, आपने बेसिक सीख ली है सारा। और खूब मेहनत करते रहें, खुश रहें, मौज करें, जहाँ तक संभव हो किसी के काम आते रहें आप लोग। ओके, धन्यवाद।